एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो क्वेश्चन नंबर 76, फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया किस पदार्थ में होती है? तो फ्रिस पुनर्विन्यास आपका फिनॉल में पाया जाता है। फिनॉल वलय फ्रिस पुनर्विन्यास दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 77, बेंजोफिनोन का सूत्र लिखो। तो बेंजोफिनोन आपका बेंजीन वलय और बीच में कार्बोनिल समूह लगा दो कीटोन और इससे एक और बेंजीन वलय आप अटैच कर दो, तो ये आपका बेंजोफिनोन होता है। क्वेश्चन नंबर 78, 2,4 DNP का पूरा नाम लिखो। तो 2,4 DNP 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन, ये इसका कंप्लीट नाम होता है। अब जो 2,4 DNP होता है इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो NH2 NH इससे एक बेंजीन वाले अटैच रहती है और यहाँ से 2 नंबर पर नाइट्रो और 4 नंबर पर नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो हैं, फेनिल और ये हाइड्रोजीन होता है, ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 79, क्रॉस कैनिजारो किन 2 पदार्थों में होती है? तो क्रॉस कैनिजारो, सबसे पहली बात तो कैनिजारो वे पदार्थ दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। अब क्रॉस कैनिजारो पूछ रहा है तो अलग अलग कार्बन के एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं वो क्रॉस कैनिजारो प्रदर्शित करते हैं। जैसे C6H5CHO ले लूँ एक, तो मैं वेंजेल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लूँ, तो ये आपस में क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, बसी अम्ल किसे कहते हैं? तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं आपके लंबी श्रृंखला वाले, वो आपके बसी अम्ल कहलाते हैं। जैसे C17H35 COOH, इसे स्टेरिक अम्ल बोला जाता है। C15H31 COOH, इसे पामिटिक एसिड बोलते हैं। ये सभी आपके बसीय अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 4 कार्बन वाले अम्ल में किस प्रकार की स्मेल आती है? तो 4 कार्बन का जो एसिड होता है CH3 CH2 CH2 COOH, इसे ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं और इसमें विकृत मक्खन के समान स्मेल आती है, सड़े हुए मक्खन के समान इसमें स्मेल आती है। क्वेश्चन नंबर 82, एसिटिक अम्ल दूसरे एसिटिक अम्ल के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने एक एसिटिक एसिड ले लिया। दूसरा CH3COH और डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन है तो यहाँ पर H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पर भी H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, यूरिया के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो यूरिया के जल अपघटन से आपको बता देता हूँ मैं, यूरिया का जो जल अपघटन होता है वो अम्लीय माध्यम में भी होता है, क्षारीय माध्यम में भी होता है और उदासीन माध्यम में भी होता है। अब देखो अम्लीय माध्यम तो आपको अम्ल जैसे HCl से अभिक्रिया होती है अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर याद कर लो आप NH4Cl। अब Cl तो आपका HCl से याद रह जाएगा। क्षारीय माध्यम में ये बनाता है NH4OH। अब क्षार क्या होता है? NaOH, तो OH लगा दिया पीछे। और उदासीन माध्यम में जब यूरिया का जल अपघटन होता है तो ये बनाता है आपका NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। तो याद रखना, अम्लीय माध्यम में अमोनियम क्लोराइड, क्षारीय माध्यम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन माध्यम में अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 84, कार्बन वाले यौगिक बनाने की प्रथम अभिक्रिया लिखो। बच्चों ये क्वेश्चन गलत है आपका, कार्बन बनाने वाले यौगिक की कोई प्रथम अभिक्रिया नहीं है, ये गलत प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं, यूरिया से बनने वाले नींद वाली औषधि का नाम लिखो। जब यूरिया की अभिक्रिया मेलोनिक अम्ल के साथ की जाती है तो मेलोनिल यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जिसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ NH डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपका बारबीट्यूरिक अम्ल
अम्ल के घटक अथवा मेलोनिल यूरिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, यूरिया से बने बहुलक का नाम लिखो जो ना टूटने वाली प्लेट बनाने के काम में आता है। तो यूरिया से बनने वाला वह बहुलक जो ना टूटने वाली प्लेट बनाने के काम में आता है, ये पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है वैसे तो, हालांकि यूरिया दे दिया इसलिए मैं बताता हूँ आपको। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जो कि ना टूटने वाली प्लेट बनाने के काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, आइसोसाइनिक अम्ल का सूत्र लिखिए। तो आइसोसाइनिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा आपका ये, इसको आइसोसाइनिक अम्ल कहते हैं। यदि क्वेश्चन में आपसे केवल साइनिक अम्ल पूछा जाता तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम N=COH, ये आपका साइनिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 88, धुएं में कार्बन के कणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो धुएं में कार्बन के कणों पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ये ऋणावेशित कण होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 89, डेल्टा किसे कहते हैं। नदी का जो पानी होता है वो अपने साथ क्या है, कोलाइडी आकार के मिट्टी के कणों को बहाकर ले जाता है। तो कोलाइडी आकार के जो मिट्टी के कण होते हैं, ये कोलाइडी मिट्टी के कण जब समुद्र में जाकर गिरते हैं तो समुद्र का पानी जो होता है उसमें बहुत सारे वैद्युत अपघट्य पाए जाते हैं, और इन वैद्युत अपघट्यों के कारण वहाँ पर क्या है, इनका अवक्षेपण यानी स्कंदन हो जाता है और डेल्टा की शक्ल बन जाती है। इसको ही डेल्टा कहा जाता है, मतलब मिट्टी के कणों का समुद्र के पानी में पाए जाने वाले वैद्युत अपघट्यों के द्वारा स्कंदित होने की घटना ही क्या, डेल्टा है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सुंदरबन का डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 90, पायस का उदाहरण लिखिए। तो पायस का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, दूध। पायस या इमल्सन एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 91, छद्म कार्बोनिल समूह किस यौगिक में होता है। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल गलत है इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन दिखाने वाले एरोमेटिक यौगिक का नाम लिखिए। देखो नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाने वाले एरोमेटिक यौगिक को मैं क्लोरोबेंजीन कह देता हूँ, लेकिन ये क्या है, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत कम प्रदर्शित करती है, न के बराबर। तो यदि यहाँ से इस डबल बॉन्ड अनुनाद के कारण यहाँ पर कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड के करैक्टर पाए जाते हैं, यदि मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से वीक कर दूँ तो ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगा देता हूँ। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर मैं यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले समूह लगा देता हूँ तो ये रिंग आपकी नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6। देखो यहाँ से 1 नंबर, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सममिति अक्ष का नाम लिखिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है आपका वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल एक सरल रेखा में पाया जाता है। इस कारण इसमें हम वैसे सममिति अक्ष की बात करते नहीं है। यदि आ भी जाए ऐसा क्वेश्चन तो इनफाइनाइट C2 सिमेट्री यहाँ पर पाई जाती है। हालांकि ये ग्रुप सिमेट्री से निकलता है, लेकिन तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है। यदि पूछा भी जाएगा तुमसे तो H2O में, NH3 में, इनमें आपसे एक्सेस ऑफ सिमेट्री पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एल्काइन में ज्यामितीय समवयवता क्यों नहीं होती है। देखो एल्काइन का सूत्र होता है आपका C≡C। अब देखो इसमें एक्चुअली ज्यामितीय समवयवता की 2 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी 2 शर्तें, कि एक तो प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए जो कि ट्रिपल बॉन्ड के कारण है, पहली शर्त तो कंप्लीट हो रही है। और दूसरी शर्त होती है कि प्रतिबंधित घूर्णन वाले कार्बनों पर 2 अलग अलग ग्रुप पाए जाने चाहिए, पर यहाँ पर तो एक ही है। अब ये दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इस कारण इसके समपक्ष और विपक्ष 2 रूपों का निर्माण नहीं हो सकता। इस कारण ये ज्यामितीय समवयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 95, मैलाइक अम्ल का सूत्र लिखो। तो मैलाइक अम्ल का सूत्र आपका हो जाएगा
सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच, इधर से सी डबल ओ एच, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा H। ये आपका समकक्ष रूप होता है मैलाइक अम्ल। और यदि मैं इनको अपोजिट कर देता, घुमा देता, तो ये आपका फ्यूमेरिक एसिड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 96, ग्लूकोज में कितने असम्मित कार्बन पाए जाते हैं? तो देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम। ग्लूकोज होता है आपका ऊपर ही ऊपर एल्डिहाइड समूह होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 नंबर पर OH आप इस साइड में लगाओ, बाकी सभी में OH आप दूसरी साइड में लगा दोगे। सबसे सिंपल ढंग से मैं ग्लूकोज की मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या है, बैलेंस ही पूरी करो। H H, इधर भी H, इधर भी H और यहाँ पर H2। अब इस कंपाउंड में ध्यान से देखो आप कि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इस कारण सभी संयोजकता अलग अलग नहीं है। यहाँ पर सभी बैलेंस ही अलग अलग ग्रुप से ऑक्यूपाई हैं, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो ये 4 कार्बन जो हैं ये अलग अलग बैलेंसी से ऑक्यूपाई हो रहे हैं। और जब कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न होती है तो उसे असम्मित या क्रेल कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 असम्मित कार्बन उपस्थित हैं आपके, यानी कि 4 कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। 97, विभिन्न समावयवता दर्शाने वाले यौगिक का सूत्र लिखिए। जब यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो नहीं होते, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वो विभिन्न समावयवता दर्शाते हैं। ऊपर ले लेता हूँ मैं COOH, नीचे C और CH2OH, इधर OH OH H और H। अब देखो ये अलग अलग समान प्रकृति के कायरल सेंटर नहीं है, इसमें POS भी प्रेजेंट नहीं है। और POS प्रेजेंट नहीं होने के कारण अब यदि मैं इसके दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, एक तो इसके एनेंशियोमर बनेंगे और एक डायस्टेरियोमर बनेंगे। एनेंशियोमर का मतलब होता है कि दर्पण प्रतिबिंब और डायस्टेरियोमर का मतलब होता है विभिन्न समावयवता। तो ये कंपाउंड आपका विभिन्न समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले, जैसे बल्ब का प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश है, उसे जब निकोल प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद ये एक ही तल में घूर्णित होने लग जाता है। और एक ही तल में घूर्णित होने वाले इस प्रकाश को ही हम समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, जैव पृथक विधि में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो जैव पृथक विधि में आपके पेनिसिलियम ग्लेयुकम नामक कवक का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एथेन का ग्रसित संरूपण बनाइए। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट चुका है, चलो पर देख लेते हैं हम। एथेन में ग्रसित संरूपण 2 रूप से पाया जाता है, एक तो न्यूमैन प्रक्षेपण और एक सौहार्स प्रक्षेपण। ग्रसित का मतलब होता है आगे वाला पीछे वाले को पूर्ण रूपेण ढक ले। पहले मैं न्यूमैन प्रक्षेपण से बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन लगाया, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ से जस्ट इसके जस्ट पीछे एक हाइड्रोजन इधर, एक जस्ट पीछे एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। ये तो आपका न्यूमैन प्रक्षेपण होता है। और सौहार्स प्रक्षेपण में एक तिरछी झुकी हुई लाइन खींची जाती है जिसमें भी आपके 3 हाइड्रोजन परमाणु लगा दिए जाते हैं। आगे वाले और पीछे वाले हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट सीध में आते हैं। ये आपका होता है न्यूमैन और ये हो जाता है आपका ग्रसित संरूपण। आज 1 लाइनर वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट B स्टार्ट करेंगे। इन वीडियोज़ को आप कंप्लीट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।